नहीं है मैडम, सीमा मैडम आपकी कैटेगरी वाले भी नहीं है, पूनम मैडम आपकी भी नहीं है, आपकी भी कैटेगरी वाले ज्यादा नहीं है, मेरी कैटेगरी वाले ज्यादा है। सोचो मैं आ गया तो तुम तो आ ही सकते हो। 10वीं क्लास जैसे तैसे सेकंड डिवीजन के नीचे पास हुआ मैं, थर्ड डिवीजन नहीं आया, सेकंड डिवीजन में जैसे तैसे रोते गाते मेरे 10वीं पास हुई। 10वीं के बाद जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आपको डिसीजन लेना होता है, मतलब एक सब्जेक्ट चूज करना होता है कि भैया आप आगे करोगे क्या। तो जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई तो मेरे जैसे बंदे अधिकतर जाते हैं अपने दोस्तों के पास कि हाँ भाई बताओ क्या करना है आगे। मैं भी अपने दोस्तों के पास गया कि भैया आप क्या करें। लगभग 60 लोगों की स्ट्रेंथ थी 10th में, उसमें से लगभग 30 से 40 लोगों ने एक डिसीजन लिया कि मैथ्स ब्रांच लेना है। मैंने बोला ठीक है ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैथ्स ले लेंगे। 11th में मैथ्स में एडमिशन लिया, पढ़ाई करना चालू किया, मैथ्स की बुक सामने आई, देख के हालत पस्त हो गई। भाई 10वीं में तो इतनी सी थी, 11th में आए तो इतनी मोटी हो गई। और आज तक के मुझे समझ में नहीं आया कॉस थीटा, साइन थीटा, ओमेगा, थीटा, बीटा और न जाने कौन से चैप्टर आया करते थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब समाकलन, अवकलन, पता ही नहीं चला। आज उम्र 33 साल के करीब हो गई है, पता ही नहीं चला कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना। वही नहीं मेरे साथ ये कभी। फिर जैसे तैसे 11th भी निपटी, 12th भी निपटा, 12th के बाद फिर मेरे दोस्त मेरे सामने आए कि भाई अब बताओ क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे हैं नहीं, तो जैसे तैसे वो भी निपटा। अब बात करते हैं 12th के बाद क्या करोगे। फिर एक जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। अगर आपने 12th पास कर लिया हो तो अब टर्निंग पॉइंट आएगा, बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, पॉलिटेक्निक करो, आईटीआई करो, मेडिकल की फील्ड में चले जाओ, पीजीडीसीए करो, डीसीए करो और ना जाने कौन से कोर्स आ गए वो करो। मेरी जिंदगी में भी आया, दोस्त लोग मिले, फिर दोस्तों ने डिसाइड किया इंजीनियरिंग कर लेते। हमने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, घर से बाहर निकलने का मौका मिला। घर से बाहर निकलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। हम बोले चलो ठीक है घर के बाहर निकलेंगे। मेट्रो सिटी गए, आज वहां पे मेट्रो है, भोपाल जिसको बोला जाता है, भोपाल में गए। इंजीनियरिंग में जब मैं एडमिशन ले रहा था, पहली बार मैं जबलपुर में कदम रखा, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में उस समय काउंसलिंग हुआ करती थी, वहां आके मैंने भोपाल का एक कॉलेज लिया। भोपाल गए, पापा आए एडमिशन करवाने, पापा ने फीस पेड की, दोबारा पापा ने 4 साल में पलट के नहीं देखा कि तू कर क्या रहा है। तो जब पापा ने पलट के नहीं देखा तो आपका ये भाई, छोटा हो या बड़ा हो जो भी आप समझ लें, आपका ये भाई पढ़ाई के अलावा बाकी सब कर रहा है। मतलब जितना तुम अभी सोच रहे हो इतना मैंने भोपाल में कर दिया, या जितना तुम अभी हरकतें देखते होगे वो सब अपने भोपाल में कर दिया। स्टार्ट किया, पहला सेमेस्टर आया, 6 सब्जेक्ट थे पहले सेमेस्टर में, और आपके भाई ने क्या बैटिंग की है। ऐसी बैटिंग आज तक के मैंने पुराने 12 साल के रिकॉर्ड में कभी नहीं किया। ऐसी बैटिंग की, क्या चौके छक्के मारे मैंने। एग्जाम आई, 6 सब्जेक्ट, 5 में क्लीन बोल्ड हो गया आपका भाई और 1 सब्जेक्ट में पास हुआ। ऐसी बैटिंग की मैंने। जब तुम बाहर रहते हो तो मम्मी पापा को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। वैसे तो तुम घर में रह के भी बना लेते हो, रात में अभी बात नहीं करते, रात में तुम अभी भी बना लेते हो, लेकिन जब बाहर रहते हो तो बेवकूफ बनाना बड़ा आसान। पापा ने पूछा रिजल्ट क्या हुआ, मैंने बोला ओके फुल। बोले कितने परसेंट बने, मैंने बोला पापा परसेंट तो ज्यादा नहीं बने लेकिन पास हो गया। बोले हाँ ठीक है पास होते रहे। उनको भी पता है ज्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, तो वो भी ज्यादा परसेंट वाला रोल कॉल नहीं लगाते। देखो मैं था हिंदी मीडियम वाला, मैं जैसे ही इंग्लिश में गया, मतलब मैं इंजीनियरिंग में गया टोटल इंग्लिश, हिंदी का एक शब्द नहीं। और मैं तो वो स्टूडेंट हूँ 11th, 12th और 10th में जिसको वंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद करने के लिए 1 महीना लग जाता था। मतलब भाई हम हिंदी मीडियम वालों के साथ इंग्लिश की बड़ी दुश्मनी रहती है। हम तो पढ़ते इसलिए हैं कि हम सिर्फ पास हो जाए, और हम अंग्रेजी इंग्लिश सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि बेटा 33 नंबर आ जाए। वैसे ही वंडर ऑफ साइंस का ऐसे 10 नंबर का आता है, कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच में कोई भी आ जाए वो जुगाड़ होता है हमारा। मैं वो स्टूडेंट था ना। तो जैसे तैसे करके पहला सेमेस्टर निकला, घर वालों को बताए, उनको थोड़ी ना बताना है कि 5 बैक हुए, उनसे तो पैसा लेना था। हाँ तो पैसा आ रहा था घर से, घर वालों ने मेरी सैलरी फिक्स करके रखी थी। मैं 2008 से 2012 के बीच की बात कर रहा हूँ, उस समय मेरी सैलरी फिक्स थी, 5000 रुपए मुझे मेरे घर से मिलता था। ये मेरी सैलरी कि 5000 मिलेगा तो इसी में करना है तेरा घर का, तू जो
काम कर रहा है, काम करना है, काम कर, तेरे को तेरे किताब कॉपी के लिए पैसा लगता है, वहां पे मिलेगा, जो भी चीजें हैं सब वहीं से करना है, 5,000 एक्स्ट्रा नहीं बोलना। तो जैसे तैसे करके 5,000 रुपए में अपन अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल कॉलेज लाइफ के साथ साथ जो हमारा कैंटीन का खर्चा, खाने का खर्चा और बाकी चीजें होती थी, 5,000 में सब मैनेज हो जाता था। तो वहीं से फीस भी मैनेज हो जाती थी। कभी कभार पापा को उल्लू बना दो, तो कभी कभार पापा पढ़ाई के नाम पे 10, 15, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा साल में भेज दिया करते थे कि याला कोर्स करना है, याली कोचिंग करनी है, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, इस तरीके की और भी चीजें कर करके पहला सेमेस्टर निपटा। दूसरे सेमेस्टर में आपके भाई के सामने आया 5 पुराने वाले पाप और नए 5, कुल मिला के 10 पाप इकट्ठे देने थे। मतलब पहला रेगुलर पेपर, दूसरा बैक का पेपर, फिर रेगुलर पेपर, बैक का पेपर, ऐसे करके संडे का गैप छोड़ के आपके भाई ने दिया, फिर 4-5 में बैक आई। ऐसे करते करते मेरी इंजीनियरिंग कट रही थी और इंजीनियरिंग करते करते लास्ट सेमेस्टर आया, तब मेरे को ये एहसास हुआ कि बेटा अब बापू को कितना बेवकूफ बनाएगा। एक समय होता है ना बेवकूफ बनाने वाला, तो वो समझ में आया कि अब कब तक के बेवकूफ बनाएगा, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी समय डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया। एक ऐसे शख्स ने मुझे बताया जो मेरी जान पहचान का नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, न उसको मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ, लेकिन आज खून से बड़ा रिश्ता हो गया है। एक ऐसा शख्स जो आप सब लोगों के ग्रेट सीनियर में आता है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर प्रमोद सिंह धाड़ के साथ। कॉन्सेप्ट बताया, हाँ डायरेक्ट बोल दिया, ये नहीं बोला कि सोचता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, पापा से पूछ लूँ, मम्मी से पूछ लूँ, घर वालों से जाके बात कर लूँ ना। मुझे पता था, मैं मेट्रो सिटी में रहता था, मुझे पता था आने वाला ट्रेंड किस चीज का है, आने वाला जमाना किस चीज का होने वाला है। मुझे एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर करती और मुझे एक चीज बड़े ही अच्छे से बताती कि बेटा तेरा पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। और मैं ये बोलता हूँ, मैं हर जगह पे ये बोलना चाहता हूँ कि बेटा तुमको अगर तुम्हारा माइनस पॉइंट पता है ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तुम वो अंधी रेस में नहीं भाग रहे। मुझे पता था कि बेटा तेरा पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने वो रेस ही खत्म कर दी। मैंने बोला पढ़ाई के अलावा दूसरा ट्रैक देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मिला, ट्रैक देखा। जब बताया जा रहा था कि भैया फॉरेन के टूर होंगे, सैलरी अच्छी हो जाएगी, लोग तेरे को सुनेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, तेरे बारे में बात करेंगे, तू लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा, मुझे बात करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने बोला ओके। दूसरे दिन 11,000 रुपए दिया, स्टार्ट किया। मैंने बोला सर 4 साल लगाया है, एग्जाम देने दे दो, एग्जाम कंप्लीट कर लेता हूँ। 1 महीना बचा था एग्जाम में, जैसे तैसे करके वो एग्जाम कंप्लीट की। अपने एरिया बालाघाट गया, वहां पे काम चालू किया और जैसे ही काम चालू किया कुछ लोग आए मेरे पास। अब बोलते सब कुछ तो ठीक है, जैसे यहाँ पे एक भाई ने बोला था यार कि तुम जोड़ने वाला काम करते हो, पता नहीं कौन सा भाई था, मैं उसको क्लियर करता हूँ ना, मैं जोड़ने वोड़ने वाला कोई काम नहीं करता। यहाँ पे बोला किसी भाई ने, किसी ने मेरे को बोला जोड़ने वाला काम करते। उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैंने उसको बोला आप मुझे बताना ना, मैंने उसको सही आंसर दिया या नहीं दिया, क्योंकि मैं गरम में था, इंजीनियरिंग करके आया हुआ था, मेरे अंदर जोश जुनून ज्यादा था, एक्साइटमेंट ज्यादा था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये शेरों का मैदान है, ये शेरों का मैदान है, यहाँ कुत्ते नहीं खेला करते, और जब जानकारी पर्याप्त ना हो तो फालतू का ज्ञान नहीं खेला करते। उसको मैंने समझाया कि ये क्या है। जैसे आपने 9 रत्न तेल के बारे में सुना होगा, सुना? एक ठंडा ठंडा तेल मार्केट में आया है, यहाँ ऊपर वाले माले में लगाओ, मालिश करो, सर दर्द गायब हो जाता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है क्या नहीं? पक्का ना? पता है ना तुमको ये? अच्छा मुझे बताओ 9 रत्न तेल कौन सी कंपनी बनाती है? ये तो ब्रांड है 9 रत्न तेल, कौन सी कंपनी बनाती है बताओ? आप में से किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी। लेकिन मैं लॉजिक क्या निकाल रहा हूँ, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा ना आपको। मैंने उसको क्या आंसर दिया? वो बोलता है जोड़ने वाला काम कर। तो मैं बता रहा हूँ जोड़ने वोड़ने वाला कोई काम नहीं है हमारे पास। 9 रत्न तेल मार्केट में जब आया तो आपने एक कंपनी, बाय सपोज आप मान लो एक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, कुछ रखा हुआ है, प्रोडक्ट रखा हुआ है कोई? नो सर। प्रोडक्ट बाय सपोज मोबाइल फोन बता दो मैडम, मोबाइल फोन बता दो, ये समझ लीजिए कि ये 9 रत्न तेल है,
मैंने बनाया हूं, अपने आप को रखिएगा। अब जब मैंने इसको बनाया तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ना? पक्का ना? हम लोगों तक के पहुंचाएंगे इसको। अब पहुंचाने का क्या तरीका है? ये तेल ही समझ लिए ना, ये नवरत्न तेल है, इसको हमको लोगों तक के पहुंचाने कंपनी ने बना लिया नवरत्न तेल, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में सेल। लेकिन कंपनी के पास तो सेल करने का कोई तरीका ही नहीं है। कंपनी के पास इसको सेल करने का कोई तरीका है? नहीं। कंपनी के पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका सिस्टम है। लेकिन क्या सेल करने का तरीका है? तो उसने क्या किया? एक बंदे को हायर किया जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। उसके पास क्या है? क्या उसके पास कोई प्रोडक्ट है? क्या उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है? नहीं। लेकिन उसके पास क्या है? लोग हैं उसके पास जो उसको जानते पहचानते। आप जानते हो? आप जानते हो? आप भी जानते हो अमिताभ को? तो उसके पास क्या है? उसकी फैन फॉलोइंग। अब कंपनी ने क्या किया? अमिताभ बच्चन के साथ इस नवरत्न तेल को कनेक्ट कर दिया कि भैया अमिताभ बच्चन आओ, इसका प्रचार करो। जो तुम्हारे साथ लोग कनेक्ट हैं, जो लोग तुमको जानते पहचानते हैं, उनको बताओ मार्केट में ठंडा ठंडा तेल आया है, बहुत अच्छा है, जिसको लेना होगा ले लेंगे, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। टीवी में प्रचार हो गया, और प्रचार होने के बाद आप में से भी कई सारे लोगों ने उसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन ये आपको पता कब चला? जब अमिताभ बच्चन भाई साहब आए टीवी में ऐड करने के लिए और बताया ये है, उसके बदले में पैसा लेके चले गए। हमारा भी यही काम है, बस हमारा टीवी में ऐड नहीं होता। हाँ, हमारा अपना एक सोशल नेटवर्क है जो आप सोशल मीडिया में चलाते हो। आपके कुछ फ्रेंड हैं, आपके कुछ रिलेटिव हैं, कुछ रिश्तेदार लोग हैं जो आस पड़ोस मोहल्ले पड़ोस में आप उनको जानते हो, आप उनको पहचानते हो। हम क्या करते हैं? हम एमवाइल ऑर्गेनाइजेशन से एमवाइल 45 लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं जिसको चाहिए होता है। और इसी चीज का जो मैडम ने बताया, अभी तक के 1.5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। फिर इसी कनेक्ट करने का, कनेक्ट करने का। अब कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो क्या करता है? वो ऐसे बंदे को पकड़ता है जिसके पास क्या है? लोग। टीवी में ऐड करवा देता है, जिसको लेना होता है ले लेते हो। फेयर एंड लवली कैसे सुना? कैसे सुना वो फेयर एंड लवली के बारे में? कहाँ पता चला? टीवी में ही पता चला ना? अभी कुछ और नया प्रोडक्ट आ जाएगा, कैसे पता चलेगा? ऐड के माध्यम से। यहाँ पे हम ही ऐड करने वाले हैं कि भैया 45 है, आजा, अगर लेता है तो तेरे लकवे वाला पेशेंट दूर हो जाएगा, मतलब वो लकवा दूर हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा, आपका ब्लड प्यूरिफायर हो जाएगा। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर मिली हुई है, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। हम बताते हैं, सामने वाला कनेक्ट करता है और उसी चीज का वो भी पैसा कमाने लग जाता है। यही काम है। जोड़ने वोड़ने वाला नहीं करते कुछ, बिल्कुल नहीं करता जोड़ने वाला काम। कई सारे लोग बोलते सर सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जो बता रहे हो ना ये 45 ये बड़ा महंगा है सर। चलो ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं महंगा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आज मैंने जो वॉच पहनी है ये 27,000 रुपए की केल्विन की वॉच है। अब आपके लिए महंगी है कि सस्ती है ये बताओ? मेरे लिए तो सस्ती थी, मैंने तो खरीदी। आपके लिए सस्ती नहीं है, मेरे लिए है, मैंने पहनी है। मैंने जो जूते पहने ये मेट्रो के हैं, 4,000 रुपए के शूज है ये। आपके लिए महंगे कि सस्ते हैं? मैंने जो ब्लेजर पहना है ये 10,000 रुपए का, आपके लिए महंगे कि सस्ते हैं? ये जो मैंने अंगूठी पहनी है ये लगभग 1 तोले से ज्यादा की है, मतलब अगर आज के रेट में बात करें तो 70,000 रुपए से ज्यादा की है। तो महंगी है कि सस्ती है? लेकिन मैंने तो पहनी है ना। तो क्या है ये? कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें सस्ती होती है, कुछ चीजें महंगी होती है, और ये डिपेंड करता है आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर कि आपके लिए सस्ती है या महंगी है। जो मैंने बेल्ट लगाया है ये मेट्रो का बेल्ट है, 1600 रुपए का ये बेल्ट है जो मैंने लगाया है। अब आप बोलो सर 100 में भी तो काम चलता है? बिल्कुल चलता है।
बिल्कुल चलता है भाई, मैंने मना नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए सस्ती है और कुछ लोगों के लिए महंगी, बिकॉज ऑफ रीजन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये डिसाइड करती है सस्ता है या महंगा। अरे वो सब छोड़ो, मैं एक और बोलता हूँ, आप मार्केट जाते हो 10 रुपए का धनिया लेके आते हो और वो भी बोलते साला बड़ा महंगा मिला रे धनिया। वो धनिया भी आपको महंगा लगता है। तो महंगाई कहाँ पे बढ़ी? महंगाई इसलिए बढ़ी कि आपके घर कमाने वाले जो पैसा आ रहा है ना, वो पैसा लिमिटेड आ रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। नहीं तो उसी धनिये में अगर आप मार्केट में जाओगे तो 50 रुपए का भी कोई दे रहा होगा, बोले अरे थे यार, टेंशन क्यों ले रहा है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, आपके पीछे आपके फाइनेंशियल कंडीशन ये डिसाइड करती है महंगा है कि सस्ता है। अगर महंगा और सस्ते की बात कर ले तो मैं यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके बेटे को कोई दारू पीना सिखाए तो क्या आप उसके लिए सेल्फी लेके, क्या आप उसके लिए रिकॉर्गनाइज करोगे या फिर सेल्फी लोगे, घर में फोटो लगाओगे? क्या आप ये काम करोगे? नहीं ना, पक्का नहीं करोगे, पक्का नहीं करोगे ना सर। लेकिन आज टीवी में आता है, सलमान खान आता है, बोले राजश्री टफन, फुल टफन में राजश्री खाओ और टफन बन जाओ, अपने जैसे बन जाओ। सोचो क्या कर रहा है, गुटखा खाना सिखा रहा ना। और गुटखा खाने से तो तुम्हारी सेहत बिगड़ेगी 99% मैं गारंटी लेता हूँ। फिर कोई आता है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, बोले केसर में दाने दाने में केसर का दम। बाप रे, दाने दाने में केसर का दम आ गया। क्या सिखा रहा है? इधर बगल में दबा के रखने वाला, ऐसे करके थूकने वाला चीज। फिर कोई और आता है, अमिताभ बच्चन आता है, और वो रणवीर कपूर आता है, वो भी एक ऐसी एडवर्टाइज कर रहा है, पता नहीं किस चीज का है, कमला पसंद, सबकी पसंद कमला पसंद। बाप रे, क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है? और बीच में अभी तो जुआ खेलना सिखा रहे थे क्रिकेटर लोग। भाई जुआ खेलना, क्या जुआ खेलना सिखाया है लोगों को? IPL 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, एक मर्सिडीज कार, एक वो थार वाली कार, बाप रे बाप। और फिर हम इन्हीं की सेल्फी लेते, क्लिक, हाय मजा आ गया सेल्फी, पोस्ट डालूंगा, लाइक करूंगा। अबे क्या सिखा रहे हो? गुटखा खाना, जुआ खेलना। और गारंटेड है अगर वहां पे फंसोगे तो जिंदगी बर्बाद ही बर्बाद है। लेकिन M45 अगर अंदर लोगे तो तुम्हारे अंदर की गंदगी पूरी साफ करने की गारंटी है। यहाँ पे ये काम है। कौन सा सस्ता, कौन सा महंगा? जो गुटखा खा के थूक देता है 20 रुपए का, उसके लिए महंगा। अरे बाप रे, बड़ा महंगा है रे बाबू तुम्हारा। अबे जोड़ के देख, महीने में इससे ज्यादा का तो तू गुटखा खा लेता होगा, इससे ज्यादा के तो तू जुए खेल लेता होगा। आज वही बता रहे हैं, आज की डेट में ये आपको समझना है कि आपकी जिंदगी कहां पे है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी चल रही है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ ऐसे लोग आए, लेकिन मैं इन लोगों को बोलते गया कि रीत जगत की ऐसी हुई कि हर एक, यहाँ पे जो रीत है मैं उसके बारे में बात कर रहा कि रीत जगत की ऐसी हुई कि हर एक सुबह की शाम हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। तू है कौन, तेरा नाम है क्या? यहाँ सीता भी बदनाम हुई। फिर लोगों की बातों से क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या लेना। मैं उन लड़के और लड़कियों से खास कर बोलता हूं जो अफेयरबाजी, जो अभी की डेट में और भी चीजों में इन्वॉल्व है। आज की डेट में ना ये इश्क प्यार मोहब्बत, मुकेश, ये इश्क प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़के और लड़कियां रास्ते का माल सस्ते में लेके आ जाते हैं। रास्ते का माल सस्ते में पड़ा हुआ है, आ जाते हैं लेके। फिर वो बोलते हैं बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा। फिर थोड़े दिन बाद जैसे महल वहल की बात हो जाती है, शादी वादी हो जाती है, फिर उसके बाद
जाके देखती है महल, समझ लेना आप लोगों के लिए महल जाके देखना, वहां पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री आवास योजना से भाई ऐसे महल का कुछ नहीं होने वाला, जो भी प्रधानमंत्री ने दे दिया तो बन गया, तुम्हारा तो पता नहीं क्या है। और अभी मैं आप लोगों के लिए ही बोलूंगा जो ये बोल रहे थे प्यार मोहब्बत यहीं पे हूँ मैं, उनके यहीं पे हूँ मैं, तेज प्रताप दीपू मैं यहीं पे हूँ, प्यार मोहब्बत कहा हमने भी किया, बिल्कुल किया, छाती ठोक के किया, और जिससे किया उसी से शादी की। जिससे किया उसी से शादी की, लेकिन शादी से पहले उसके पास उसकी 4 व्हीलर थी और मेरे पास मेरी 4 व्हीलर थी। समाज वालों का पता नहीं, लेकिन घर वाले एक नंबर और खुश हैं कि 3 साल में हमारे पास 3.5 साल हो गए हमारी शादी को, 2.5 साल की बेटी है, 3.5 साल की जिंदगी बहुत अच्छी मजे में कट रही है, बिकॉज ऑफ ब्रीफ एंड एम मोबाइल इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ ब्रीफ एंड डायरेक्टर। आज आपके आए, कल सिंगरौली में प्रोग्राम लगा रहे होंगे वेडन में, फिर उसके बाद वापस रिटर्न लौटेंगे 18 और 19 तारीख को, 19 तारीख को भंडारा में पहुंचेंगे, 20 तारीख को फिर गोंदिया का प्रोग्राम लगा रहे होंगे राहुल सर के साथ मिलते। यही काम है हमारा, प्रोग्राम लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, पैसा छापते रहो छापते रहो छापते रहो। और मैं अब मेरे लड़कों से खास कर बोलना चाहूंगा, भाई साहब गोल पे फोकस कर ले, गोल पे, लड़की पे फोकस करके कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद जब तेरी उम्र हो जाएगी तो कोई नहीं पूछेगा कितनी लड़की पटाए हो, कोई नहीं पूछने आने वाला, लेकिन पूछेगा ये लड़का करता क्या है और कमाता कितना है। और अगर लड़का आपकी परिवार जैसा हो तो बोले उठा के लेके जा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हो तो लेके जा, लेकिन अगर सड़क छाप मजनू टाइप का हो तो सामने सामने आप होगे और पीछे पीछे उसका बाप होगा लठ लेके, और उसका भाई भी होगा और भाई के दोस्त भी होंगे। बच्चों फिर कितना बचते हो। लास्ट में एक स्टोरी के साथ पूरा सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, समझना मजा आ रहा है? लड़कियों मजा आ रहा है? लड़कों मजा आ रहा है? मैं एक और चीज लड़कों को बोल ही दे रहा हूँ, अगर मजा आ रहा है तो कम से कम इतना कमा लेना कि शादी में ना वो किराए की कार लेने की जरूरत ना पड़े, इतना तो कमा ही लेना। आपने देखा होगा कि जब नई नई शादी होती है तो शादी में क्या मिलता है? दहेज। आजकल कम हो गया लेकिन फिर भी मिल ही जाता है जैसे तैसे करके। ऐसे ही एक बंदे को दहेज मिला, दहेज में बकायदा मिली एक स्प्लेंडर बाइक, तेज प्रताप, एक स्प्लेंडर बाइक मिली। और जब एक स्प्लेंडर बाइक मिली तो लड़का भी बड़ा ईमानदार था, उसने लिखाया ससुराल के तरफ से स्वीकृति प्राप्त। उसने लिखाया बड़े अच्छे से। और पहली बार 1-2 महीने के बाद मैडम और मैडम का हस्बैंड दोनों घूमने निकलने की प्लानिंग करते, घर के बाहर निकलते घूमने के लिए। भाई साहब गाड़ी में बैठ गए, वो वाली जो दहेज से मिली हुई है, पीछे मैडम आई, मैडम बैठ गई। डिस्टेंस अभी बरकरार है क्योंकि घर के सामने से निकलना है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर गए और यहाँ से बैक ऑफ जबलपुर के बाहर कोई 100 किलोमीटर दूर कोई अच्छा सा एरिया हो जहाँ पे घूमने जाते हो लोग, बरगी डैम। हम 100 किलोमीटर लेके चलते ना, पास में भी होगा तो हम तो 100 लेके चल रहे, हमारा है, हम 100 किलोमीटर लेके जाएंगे, तुम क्या कर लोगे? तो 100 किलोमीटर दूर बरगी डैम पहली बार घूमने गया है नया जोड़ा पहली बार बरगी डैम घूमने गया है। मस्त तरीके से बाइक में भाई साहब उस दिन बढ़िया मस्त ऊपर और नीचे वाले कपड़े पहन के मैडम भी टिप टॉप बन के गई, बैठी पीछे वाली सीट पे, जैसे तैसे करके मैडम ने एडजस्ट किया, बैठी। थोड़े दूर गए, 5 किलोमीटर के बाद
मैडम ने बोला मैं भाई साहब अब थोड़ा सा ये जो बाइक घूम करके चला रहे हो थोड़ा सा रुको, अच्छे पे बैठ जाऊं। मैडम अच्छे से बैठ गई। अब इतने अच्छे पे बैठ गई, इतने अच्छे पे बैठ गई कि भाई साहब वहां पे हवा भी पास होने की जगह नहीं बची। भाई साहब बोलते हैं ये क्या कर रही हो? बोले क्या मेरा माल है, मैं कुछ भी करूं, शादी कर ली हूं, लाइसेंस मिल गया है और क्या। बोले हाँ चल ठीक है। जैसे तैसे करके बरगी डैम घूमने में मात्र 1.5 घंटा लगा, पहुंच गए। 4 घंटा बरगी डैम में बिताया, फिर घर वापस आए। सासू माँ ने पूछा बड़ा टाइम लगा दिए। बोले हाँ ट्रैफिक ज्यादा था जबलपुर में, तो जाने में ही 4 घंटे लग गए। क्या बताओ। बोलती माँ चलो ठीक है। 2 साल हुआ, एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और जब एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, भाई साहब सामने अगली बार फिर बरगी डैम जा रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, घूम जाएंगे, फिर बरगी डैम जा रहे हैं। भाई साहब प्रोडक्ट लॉन्च, भाई साहब ने बाइक ली मस्त तरीके से, वही वाली स्प्लेंडर। 2 साल हो गए, अब बाइक में थोड़े से काम आ गए। 2 साल हो गए, काम आ गए। जैसे तैसे करके भाई साहब ने किक मार के चालू किया, आए मैडम आई, भाई साहब बैठे, प्रोडक्ट भी आया, प्रोडक्ट भी बैठा और प्रोडक्ट बैठाने के बाद सामने ले गए। लेकिन अब पहले जाने में 1.5 घंटा लगा था, अब जाने में 3 घंटा लग रहा है। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 1 नंबर 2 नंबर कर ही लेता है बीच बीच में, तो रुकना पड़ता है। रुक गए, थम गए और इधर उधर की चीजें करने में बाकी का टाइम लग जाता है। जब तुम्हारा होगा तो तुमको पता चल जाएगा, हमारा हो गया हमको पता है। तो भाई तुम्हारा जब हो जाएगा तुमको पता चल जाएगा, या जिनका हो चुका है उनको ऑलरेडी पता होगा। तो जैसे तैसे करके वो बरगी डैम गए, 3 घंटा 1 घंटा बैठे और वापस। माँ पूछती आज बड़े जल्दी आ गए? बोले हाँ माँ आज ट्रैफिक नहीं कर रही, आ गए जल्दी। ये कौन बताएगा कि अभी 2 साल हो गए, अब उसी बीवी के साथ बैठ के मटर गश्ती थोड़ी ना करेंगे बरगी डैम में, घूम घाम के वापस आ गए। फिर 2 साल बाद एक और प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, लेकिन जो पहला वाला प्रोडक्ट था वो 3 साल का हो गया। अब पहला वाला प्रोडक्ट 3 साल का हो गया। ऐसी गर्मी का मौसम, उनको शादी में जाना था, तेज प्रताप शादी में जाना था, पवन शादी में जाना था उनको, धर्मेंद्र शादी में जाना था उनको। भाई साहब ने अपनी स्प्लेंडर निकाली, घर के बाहर थोड़े देर धूप में रही और धूप में रहने के बाद तो आपको पता है क्या हुआ, गर्म हो गई। तो भाई साहब तो बैठे हुए थे, भाई साहब को थोड़ी ना कोई दिक्कत हो रही है। अब उधर से पहला वाला प्रोडक्ट भागते भागते आया, पापा 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 मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। हाँ पापा बोलते हाँ बेटा तेरे लिए निकाला, तू नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा। अब मुझे बताओ पहला वाला प्रोडक्ट कहाँ पे बैठेगा? आगे वाला बताओ कहाँ बैठेगा? आगे आगे कहाँ? आगे आगे टंकी में ना। भाई साहब ने गाड़ी खड़ी की, प्रोडक्ट को उठाया और प्रोडक्ट को बैठाया, और जैसे ही बैठाला वो बोलता पापा पापा। पापा 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 पापा। बाप बोलता है ठीक है बेटा रुक रुक रुक, कुछ इलाज करता हूँ तेरे लिए। पापा घर में भागते भागते गया, कपड़ा लेके आया, पानी की बोतल लेके आई, टंकी में डाला, कपड़ा डाला, थोड़ा ठंडा होने दिया और पहले वाले प्रोडक्ट को उठा के बैठा लिया। हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला प्रोडक्ट बैठ गया। अब मैडम भी 5 साल हो गए शादी को, मैडम भी निकल के आई, एक अपना प्रोडक्ट साथ में लेके। भाई साहब तो बैठ गए, अब मैडम की बैठने की बारी है। अब मैडम मेरे तरह थोड़ी ना है कि वो MYL 45 पिए, भाई साहब भी वो थोड़ी ना कि MYL 45 पिए कि भैया 5 साल बाद भी फिल्म ड्रीम हमारे जैसे नहीं। उनका मटका थोड़ा बाहर है, भाई साहब का मटका इतना। मैडम भी थोड़ा सा सिंगल पीस पे डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल साइज में हो गई, मतलब जिसको M और S कपड़े आते थे अब उसको डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल कपड़े आने लगे। अब मैडम बैठने का जुगाड़ कर रही, वो बोलती हो जी सर को ना आगे थोड़ी सी, कहाँ बैठूं, जगह दिख रही है क्या? वो बोलता तेरे बाप को बड़ी गाड़ी नहीं देनी थी, कितनी सी सीट वाली गाड़ी दी है। बोलो बाप को कुछ नहीं बोलना, जितनी दी है ना अभी तक चल रही है वही बहुत है। बोलता ठीक है पति साले
ओके। जैसे तैसे करके वो भाई साहब अपना मटका और पहला वाला प्रोडक्ट को आगे खसका के थोड़ा सा सरक के बैठे। मैडम बैठती है और जैसे ही मैडम भाई साहब के कंधे के ऊपर हाथ रख के बैठना चाहती, भाई साहब की हालत मत, बोले गाड़ी 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 गाड़ी। क्योंकि लड़कों को ये एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, है कि नहीं? जब तुम्हारे पीछे कोई लेडीज बैठती है तो वो दोनों तरफ पैर करके ऐसे बैठती है। तो भाई साहब का भी यही हाल, प्रोडक्ट ले, फिर वो मम्मी को बुलाती, मम्मी सुनो तो ये इसको रखो, जब मैं बैठ जाऊंगी ना तब दूंगी। फिर जैसे तैसे करके मम्मी को वो प्रोडक्ट दे दिया जाता है दूसरा वाला, और जैसे तैसे एडजस्ट कर कुरा के मैडम बैठती है। फिर प्रोडक्ट को लिया जाता है कि मम्मी अब दे दो, इसको भी लेके जाना है शादी में। शादी में गए प्रोडक्ट को लेके जैसे तैसे, लेकिन गाड़ी बढ़ रही आगे तो मैडम का एक पोर्शन अंदर और एक पोर्शन बाहर था। आपने मार्केट में देखा होगा ऐसा, और भी कई दृश्य, बहुत सारे दृश्य आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें एक पोर्शन अंदर और एक पोर्शन बाहर। पूरा एडजस्टमेंट चल रहा है जिंदगी का, पूरा तेज प्रताप, पूरा एडजस्टमेंट, पूनम मैडम पूरा एडजस्टमेंट, जैसे तैसे करके एडजस्ट कर कुरा के शादी में गए। अब आपको लग रहा होगा सर स्टोरी तो सुना रहे हैं, सही बात है स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की हकीकत भी बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों की हकीकत चल रही है, कई लोगों के साथ ये हो गया होगा या कई लोगों के साथ ये होने वाला होगा। हमारे साथ भी ऐसा होता होता, हमारे साथ भी ऐसा होता, लेकिन क्या करे, शादी के पहले उसके पास भी उसकी कार थी, मेरे पास भी मेरी कार थी। जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो हमारे पास 2 कार थी। अब वो यहाँ बैठना प्रोडक्ट को तो यहाँ बैठे, दूसरा प्रोडक्ट जब कभी लॉन्च हो जाएगा तब एक और कार आ जाएगी, फिर उसको उसमें जाना तो उसमें जाए। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को होती है तो वो आप लोग हो, आपको ही होती है। पीछे तुमको ही बैठना है, प्रोडक्ट लेके देख लो बाबा, तुमको ही बैठना है। इसलिए मैं अधिकतर बोलता हूँ कम कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि रोटी खुद की खाओ, ताकि वैल्यू बनी रहे घर में। नहीं तो कोई भी मुंह उठा के बोलता कमाती खाती कुछ नहीं है, घर में बैठे रहती है, भैंस जैसे हो रही है, कमाती खाना कुछ नहीं है। वो वाला चक्कर नहीं चाहिए दीपू, याद रखना विजय, वो चैप्टर नहीं चाहिए। जब पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो 2 कारें थी, आज जिंदगी बेहतर। तुम देख लेना भाई साहब, तुमको भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट वाली लाइफ अगर जीनी है तो सैकड़ों लोग जी रहे हैं, जाओ जियो, जाओ बिल्कुल जी लेना एडजस्टमेंट वाली। फिर थोड़ा लड़का बड़ा होगा तो अपने लिए बाइक नहीं आएगी, लड़के के लिए आएगी, पढ़ाई लड़के के लिए, कपड़े लड़के के लिए, अच्छे कपड़े लड़के के लिए, उसके लिए सब कुछ। यहाँ पे फटा पैंट बाप पहन रहा है, लेकिन लड़का हो स्मार्टफोन 20,000 रुपए का चला रहा है और बापू का पैंट भी फटा है। फिर ऐसे लड़के का क्या करोगे, क्या करोगे ऐसे लड़के का? कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ भी एडजस्टमेंट वाली जिंदगी होती है, लेकिन खुशकिस्मत है हम कि हमको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट शेयर हो गया था आज से 11 साल पहले, और उस समय भगवान की असीम कृपा रही कि सर कभी ऐसे नहीं हिला, ऐसे हिला। और ऐसे हिलने के बाद पिछले 10 साल, लगभग 11 साल में बोलूंगा, 11 साल में मैं और मैडम ने मिलके, मैडम ने तो लगभग बता दिया है कि एक घर बन गया 50 लाख रुपए का, जो अभी रेंट पे चल रहा है। अभी की डेट में लगभग 1.5 करोड़ रुपया हम दोनों ने मिलके कमाया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। जो चाहिए वो लगभग मिल जाता है, जितनी डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है बिकॉज ऑफ रीजन डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं ये नहीं करता तो सोचो आज नालायक निकम्मा लड़का क्या कर रहा होता, क्या कर रहा होता, घूम रहा होता। अरे ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 40 हजार रुपए की जॉब कर रहा होता ना, वो भी मिलती है नहीं मिलती पता ही नहीं। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ जॉब उनकी लग जाएगी जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, जैसे पूनम मैडम की जॉब लग जाएगी। इधर पे और जिन ने हाथ उठाया है, मैं बोलता हूँ लग जाएगी तुम्हारी, लेकिन जिन्होंने मेरी कैटेगरी में हाथ उठाया
अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि भाई क्या होगा तुम्हारा। अपने दिल पे हाथ रख के बताना क्या करोगी। वो डायपर चेंज करने वाला काम बस नहीं करना, उसके ऊपर भी उठना है, उसके लिए संघर्ष करना है। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होता है। हमारी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत संघर्ष था, पार किया, आगे बढ़ गए। आज एक नाम, पहचान, रुतबा, शोहरत, इज्जत जो लाइफ में एक बंदा 60 साल की उम्र में करता है, वो 32-33 साल की उम्र में करके हम लोग आपके सामने खड़े। ये है डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आप फिर भी बोलते हो कि सर क्या गारंटी है 11,000 रुपए में आपके जैसे बन जाऊंगा, हाँ गारंटी लेके खड़ा हूं। मेरे जैसे 11 साल बिता देना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपका सीनियर जो बोलता है वो करना। मैंने तो 1.5 करोड़ ही कमाया, हो सकता है तुम 3 करोड़ रुपए कमा लेते। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज घर में जब जाते हैं तो अपनी कार से जाती है, मैं अपनी कार से जाता हूँ, मेरा घूमना फिरना लगा रहता है। और जब भी हम जाते हैं तो घर वाले को लोग पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है तुम्हारे घर में, मेंबर तुम 2 या 4 लोग हो बमुश्किल, मम्मी पापा, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू, एक छोटी बेटी है और एक तुम्हारी नातन है, कुल मिला के 6 लोग हो, एक कार में आ जाओगे या दूसरी कार क्या देखने के लिए हो। मेरे पापा से लोग पूछते हैं, पापा भी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, हाँ देखने के लिए है, क्योंकि मेरा बेटा ही नहीं कमाता, मेरी बहू भी कमाती है। जवाब है कि बेटा ही नहीं कमाता, बहू भी कमा रही है, वो बहू के हिस्से की कार है, जब उसको जाना होता है चले जाती है। बड़ा ही सॉलिड जवाब दिया मेरे घर वालों ने। वही नालायक बेटा जिसको पहले नालायक, निकम्मा, नाकारा, आज मेरे खानदान में लोग बोलते कुछ कर, कम से कम उसके जैसे बन जाए, इतना तो कर ले। ये एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 11 साल में हो गया डायरेक्ट सेलिंग। वही नालायक बंदे के लिए, वही नालायक बंदे के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज उसी बंदे को सुनने के लिए आपने 100 रुपए का पास दिया तब जाके सुनने मिल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। ये पावर उस इंडस्ट्री की जो एक नालायक को लायक बना के सबके सामने खड़ा कर देती है और आपको सुनने पे मजबूर कर देती है। पिछले 40 मिनट से आप सुन रहे हो। मैं तो वो बंदा भी नहीं हूँ, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो स्टेज में जाने के बाद तुम्हारे पैर ऐसे होते होंगे, यहां से ऐसे पसीना टॉप 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 करके नीचे गिरता होगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। 11 साल के बाद ये एक्सपीरियंस है कि तुम क्या यहाँ पे और 1000 लोग आ जाए तो भी वो सुनेंगे, इस चीज की गारंटी है, बिकॉज एवरीवन डायरेक्ट सेलिंग आपको देता है। मेरा मानना ये है, डिसीजन लीजिए कि जो लायक है वो बिल्कुल ना करे, लेकिन जो मेरे जैसे नालायक है वो तो कर ही ले, क्योंकि तुमको लोगों को भी एग्जाम्पल देना है कि भैया मैं भी अपने घर का वो चिराग हूं जो रोशन करेगा। और अगर लड़कियां हो तो अंजू मैडम की तरह बन जाना कि खुद के दम पे सब कुछ हासिल कर जाओ, उसके बाद बोलना हाँ ठीक है तेरे से ही शादी कर लेंगे, चल तू नालायक है तो क्या हुआ, टेंशन लेने की जरूरत है, मैं पालूंगी तेरे को, मैं वो हिम्मत बोल करके रखना अपने। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, एक सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये हालात बदलना चाहिए। चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह। आज तुम्हारी पुरानी फौज का जनाजा धूमधाम से निकलना चाहिए, धूमधाम से निकलना चाहिए। क्या मेरे साथ तैयार हो? तैयार हो? क्या डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? कितने माहौल के लिए तैयार हो? मोमेंटम के लिए तैयार हो? अपने घर में अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के लिए तैयार हो जो ये बोले कि हाँ अगर कुछ करना है तो उसके जैसे करना। क्या तैयार हो? मेरे साथ खड़े होके, जो नहीं हुए हैं मैं उनके लिए बोल रहा, खड़े होके कुछ लाइनें बोल देना